हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी जो क्लास है संभोवित 36वीं क्लास है, जहां हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। 2 क्लास में ये वीडियो आपको मिलने वाला है, यानी सॉरी गलत बोल गया मैं। 2 क्लास में आपको ये पूरा टॉपिक मिलने वाला है, जहां हम बात करेंगे इनके बेसिक्स की, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और साथ में कुछ स्पेशल मंत्रास की। ऐसे स्पेशल कॉन्सेप्ट जिनसे हमारे सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं, उन मंत्रास के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों क्लासेस होने वाली है बड़ी ही शानदार, धमाकेदार, धुआंधार। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, और साथ ही साथ में उन छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं उन टॉपिक्स की, जहां पर हमारी गलतियों करने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ में 1-2 न्यूमेरिकल भी बना लेंगे यार, क्या दिक्कत है। अगले क्लास में हम पूरी क्लास न्यूमेरिकल्स पर बेस्ट रखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। चलिए भाई, डस्टर कहाँ गया, कह लीजिए। आइए तो देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। असलियत में ये फ्रिक्शन होता क्या है असलियत में ये फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं, सब अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस देते हैं। मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको समझा देता हूं कि जब भी कोई 2 सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, जब भी 2 सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, तो देखो इस डब्बे का सरफेस और इस डब्बे का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। जब 2 पृष्ठ आपस में संपर्क में होते हैं, यदि उनके बीच में रिलेटिव, ये क्या हुआ सॉरी, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो या फिर स्लिप होने की प्रवृत्ति पैदा हो, आपस में जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में रहे तो उनके बीच में स्लिप होने की प्रवृत्ति हो, या एक दूसरे के जो सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, तो उस केस में एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है इस सरफेस पर, यानी इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, या फिर इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्लिप होने की जो टेंडेंसी है, उसका विरोध करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सिंपली तो हम यही कह सकते हैं कि घर्षण बल 2 सरफेस के बीच में यदि स्लिप होने की जरा सी भी प्रवृत्ति पैदा हो गई है, यानी स्लिप होने की कोशिश हो जा रही है, या उनकी टेंडेंसी है स्लिप होने की, तो उस स्लिप होने की टेंडेंसी का, या फिर उन दोनों सरफेस के बीच में यदि रिलेटिव मोशन है, तो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो कि 2 सरफेस के बीच में लगता है और उन दोनों सरफेस के बीच में जो स्लिप होने की टेंडेंसी है या रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करता है, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है। मैंने 2-3 बार एक ही डेफिनेशन को बोला है घुमा फिरा के, क्योंकि अलग अलग किताबें अलग अलग डेफिनेशन इसकी बोलती हैं, लेकिन हमें जो समझना है वो सीधा सा सिस्टम है, ठीक है। कि भाई मेरे पास ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। यदि इनके बीच में जरा सी भी स्लिप होने की गुंजाइश होने वाली हो, या ऐसे मान लो कि स्लिप हो सकता हो, या फिर ये मान लो कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चल रही हो, इन सभी केसेस में इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, जो कि इन दोनों के बीच में वो जो टेंडेंसी थी, वो जो इन दोनों सरफेस के बीच में जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, उस प्रवृत्ति का विरोध करेगा, जिसे हम घर्षण बल बोलेंगे। ये क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है, जब ये सरफेस, मैं ऐसे रख लेता हूँ सरफेस को यहाँ पर और इस सरफेस को यहाँ पर, ठीक। जब ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, यदि इन दोनों सरफेस के बीच में जरा सा भी इधर उधर होता है, इन दोनों सरफेस के बीच में जरा सा भी इधर उधर होता है या होने की कोशिश होती है, तो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इसको मैं थोड़ा आगे, हल्का सा आगे खिसका देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो आपस में बॉन्ड बना रखे थे,
कुछ इस तरीके से आगे खिसक जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन गए हैं यहां पर इंटरलॉकिंग बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऐसे 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 लॉक बन गया है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर वाला सरफेस यदि आगे की ओर भी खिसकने की जरा सी भी प्रवृत्ति रखता है तो इनके बीच में खिंचाव आता है, इनके बीच में खिंचाव आता है, ऐसे 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 एकदम टाइट, ऐसे ढीले पड़े हो या कैसे खिंचाव आ रहा हो, ऐसे खिंचाव आता है। तो जब ऐसे खिंचाव आता है तो ये वाला मॉलिक्यूल्स इसको खींचकर वापस पीछे की ओर लाने की कोशिश करता है ताकि बॉन्ड ना टूटे, इंटरलॉकिंग ना टूटे, ठीक है। तो जैसे ये सरफेस जरा सा मूव करने की कोशिश करता है, ये वाला मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स को जो कि पहले से फोर्स से बंधे हुए पीछे पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। और इस इंटरलॉकिंग में टुड़ाओ ना, यानी इंटरलॉकिंग टूटे ना, उसके लिए जब ये वापस इसे पीछे की ओर खींचता है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इसी टाइप से फोर्स लगाते हैं, और जब ये फोर्स लगाते हैं तो इन सभी फोर्सेस का जो सम होता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं। यह फ्रिक्शन फोर्स इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने नहीं देना चाहता, ऐसे समझ लो फिलहाल सिंपल कंडीशन में तो, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स जरा से भी इधर उधर हिलते हैं तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बंध है, जो बॉन्ड है, जो इंटरलॉकिंग है, वो टूटे ना, उसके लिए ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और पहले वाली कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, यानी इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्लिप होने की जो टेंडेंसी है उसका अपोज करते हैं और ये एक फोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल सिंपल सी बात है, इसे हम घर्षण बल कह देते हैं, ठीक है। अणुओं के बीच का बंध ना टूटे इसलिए अणु उस गति का विरोध करते हैं जिसकी वजह से बंध टूट सकता है, और ये नहीं चाहते कि ऊपर वाला डब्बा आगे किसके तो पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, और इधर इन सरफेस के बीच में फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। यही फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्लिप होने की जो टेंडेंसी है, फिसलने की जो प्रवृत्ति है, उसका विरोध करता है। उसीलिए उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये है सिंपल सी बात, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, ठीक है। चलो समझ में आया, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या है, इसे समझना जरूरी है, फिर उसके बाद में पढ़ना जरूरी है। हम फ्रिक्शन फोर्स को नॉर्मली सभी क्लासों में हम पढ़ते आते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इनके डायरेक्शंस कैसे बनने वाले हैं, हमें इसके बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं होती है। सिंपली हम थ्योरी रट लेते हैं और अपनी कहानी चालू कर लेते हैं। उस वजह से फ्रिक्शन के बारे में हमारी पूरी नॉलेज सटीकता से नहीं रहती और हम कोई भी न्यूमेरिकल ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का नाम होता है हिंदी नाम घर्षण बल। ये तीन तरीके का होता है। पहला स्टैटिक यानी स्थितिक, फिर एक होता है काइनेटिक यानी गतिक, और एक तीसरा होता है रोलिंग यानी क्या बोले हम, लुढ़कने वाली गति या लोटनिक। तो ये तीन तरह के आपके पास फ्रिक्शंस होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 11th क्लास में नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि यदि वस्तु रेस्ट में है तो उस समय जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट या वस्तु रेस्ट में होता है तो जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यदि वस्तु चल रही है यानी ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है दोनों सरफेस के बीच में, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन पैदा होता है इसमें रेस्ट में नहीं रहती, ठीक है। रेस्ट में नहीं रहती, गलत कर देता हूँ, रेस्ट में नहीं रहती, मोशन में रहती है। तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होता है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा होता है, लुढ़कना यानी रोल करना, रोलिंग के समय उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये सब हमने आज तक 11th की क्लास में पढ़ा है। जनरली इतना ही बुक्स में मिलता डीपली है, बट हम पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स वगैरह लगते हैं उसमें डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, हम फटाक से लिख के आ जाते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम डीपली समझने वाले हैं, कहाँ क्या क्या मिस्टेक की हमने, ये बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो पहले एक एक फ्रिक्शन फोर्स की बात की जाए।
और हम सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, स्टैटिक की। स्टैटिक एक बात और बता देता हूं मैं, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि घर्षण बल उस स्थिति में ही पैदा होता है जब दोनों सरफेस के बीच में कोई मोशन हो रही हो या रिलेटिव मोशन हो रही हो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। यदि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तब भी इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स है इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरलॉकिंग बना चुके हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग बना चुके हैं और इसे रोक कर रखें। फोन आ गया, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो फोन आ जाता है घर से, ठीक है। एक बार दोबारा बात करते हैं कि यदि ये दोनों सरफेस रुके हुए हैं तो भी इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरलॉकिंग बना ली है। अब ये इंटरलॉकिंग इसे हिलने नहीं दे रही है, तो फ्रिक्शन इस कंडीशन में भी इसके ऊपर लग रहा है, जो इसे स्लिप नहीं होने देना चाहता, ठीक है। जैसे ही आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है, उसी समय से फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाता है। यानी एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स अभी लग रहा है रेस्ट कंडीशन में भी, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल बात है। जहां स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होता है एक्चुअली वो बात हमें पता नहीं होती, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ लिया भाई, स्टैटिक टाइप का है, यानी रुका हुआ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो आगे बात करें किस तरह से इसका डायरेक्शन होने वाला है, कौन सी स्थिति में ये पैदा हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक, जिस लिमिट तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। बट इट हैव मैक्सिमम लिमिट, जहां तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जहां तक ये अपनी वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकता है, उस मैक्सिमम लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, सीमांत घर्षण बल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक डब्बा है आपके पास में, ठीक है। ये डब्बा है और इसका कोई ना कोई मास है m, ठीक है। चलिए, जैसे आपने इसको सरफेस पे रखा, यहां पर इंटरलॉकिंग बन गई भाई, ये लो सभी मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो गए, इंटरलॉकिंग बनी, फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हुआ। अभी आपने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया तो इंटरलॉकिंग टूट भी नहीं रही है, वहीं का वहीं पड़ा है। लेकिन आपने इसके ऊपर पहली कंडीशन में फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगा, डब्बा नहीं हिला। फोर्स तो लगाया बट डब्बा नहीं हिला। यदि मैं कहूं कि ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसका मतलब उस समय आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैं यहाँ पे Fs लिख देता हूं, वो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन के बराबर है।
आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया इधर, मैं यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ। पहली कंडीशन में आपने लगाया 10, ऐसा नहीं है, पहली कंडीशन में आपने लगाया 10 न्यूटन, तो उसने सामने से यानी यहाँ पर भी फोर्स लगा Fs बराबर 10 न्यूटन, और तभी डब्बा नहीं हिला, क्योंकि जब आपने इधर फोर्स लगाया डब्बा ऐसे हिलने वाला था, उसी समय जो मॉलिक्यूल्स थे वो इंटरलॉकिंग में तो थे, उन्होंने क्या किया कि ये नीचे वाले सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख रखा था उन्होंने इस तरह। तो जैसे ये इधर जाने लगा, इन्होंने पकड़ के वापस खींच लिया, इसको अपनी जगह बना के रखी, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स ऐसे पड़े थे वो एकदम टाइट हो गए, एकदम खिंचाव में आ गए, एकदम खिंचाव में, लेकिन आप डब्बे को नहीं हिला पाए। इसका मतलब जो अपोजिट फोर्स लगा है इन मॉलिक्यूल्स ने पकड़ के खींचने के लिए, जो अपोजिट फोर्स लगा है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन है। सही है, चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं। इसके बाद आपने जोर लगाया था, और जोर नहीं बैठी व्यवस्था, ठीक है, आपने बोला एक आदमी और आएगा, ये लो भाई एक आदमी और आएगा, ठीक है, और ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और आप कहेंगे जोर लगा के हाई सा, है ना, जोर लगा के हाई सा, और जैसे आप जोर लगाओगे, अब दो आदमी मिल गए 10-10 न्यूटन, यानी आपने लगाया 20 न्यूटन, लेकिन डब्बा अब भी नहीं हिला, डब्बा अब भी नहीं हिला, यानी आपने जितना ज़्यादा फोर्स लगाया उससे ज़्यादा फोर्स इस इंटरलॉकिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी जब डब्बा नहीं हिला तो इसका मतलब फोर्स हो गया 20 न्यूटन। रेस्ट कंडीशन में यानी इधर से लगने वाले फोर्स बराबर इधर से लगने वाले फोर्स, सिंपल सी बात है। फिर आपने कहा कि चलो तीसरा आदमी भी लगा दिया आपने, और फिर आपने कहा जोर लगा के हाई सा, और फिर आपने कहा कि 30 न्यूटन, जोर से बोलो जय माता दी, लेकिन ये फिर भी नहीं हिला। जब ये फिर नहीं हिला तो फिर इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो कि इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जा रहा है वो अभी भी आपके फोर्स से ज्यादा है, अभी भी आपके फोर्स को ये मॉलिक्यूल्स अपोजिट फोर्स लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। और यदि ये रेस्ट कंडीशन में है तो यदि आपका फोर्स 30 न्यूटन है तो ये मॉलिक्यूल्स जो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये भी 30 न्यूटन ही होगा। सिंपल सी बात है। आपने कहा कि अब तो मामला गड़बड़ है, आपने क्या किया, यहाँ पे 2-4 आदमियों को बुलाया और बोले लगो जोर से धक्का लगाने, और जैसे धक्का लगाया 100 न्यूटन फोर्स पैदा हो गया, और उस कंडीशन में डब्बा जरा सा हिला। 100 न्यूटन फोर्स लगाते डब्बा जरा सा हिला। हिलने का मतलब यह हुआ कि अब मॉलिक्यूल्स आपके फोर्स का विरोध नहीं कर सकते। आप डब्बे को खिसकाना चाहते हैं, इंटरलॉकिंग यदि ऐसे है तो दोनों बीच में ऐसे दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे खिंचाव पे है, लेकिन अब थोड़ा सा ढीला पड़ गया ये, अब थोड़ा सा इस तरह से, अब थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लिप, तब तो डब्बा आगे खिसकेगा, थोड़ा सा ऐसे बॉन्डिंग अब टूटने की कगार पे आ गई है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम फोर्स, अरे बटन कैसे खुल जाता है, वो मैक्सिमम फोर्स जो आप लगा रहे हैं बट डब्बा हिल नहीं रहा है, इसका मतलब डब्बे के पास फ्रिक्शन फोर्स है और वो आपके फोर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक कर सकता है, एक लिमिट तक कर सकता है। तो वो मैक्सिमम फोर्स, जो फोर्स आप अप्लाई करते हो तब तक डब्बा रेस्ट कंडीशन में रहता है। उसके बाद यदि जैसे ही आप अपने अप्लाई फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो, डब्बा मोशन कंडीशन में आ जाता है, या फिर ये समझ लो कि इंटरलॉकिंग टूटना स्टार्ट हो जाती है। उस मैक्सिमम फोर्स को हम बोलते हैं, जो हमने अप्लाई किया है वो तो हमने मैक्सिमम कर दिया, लेकिन जो डब्बा मैक्सिमम फोर्स हैंडल कर सकता था उसके लिए उसने मैक्सिमम फोर्स आपके ऊपर भी लगाया, मैक्सिमम फोर्स उसने आपके ऊपर भी लगाया एज ए फ्रिक्शन फोर्स। आपने लगाया था 100 न्यूटन, तो डब्बे ने भी 100 न्यूटन लगाया। 100 न्यूटन के बाद यदि आप डब्बा जरा सा हिला, इसका मतलब अब आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, जरा सा हिलाओगे डब्बा हिल जाएगा, यानी आपका 100 न्यूटन तक तो ये डब्बा हैंडल कर सकता था। डब्बा 100 न्यूटन वापस लगा भी सकता था। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस कंडीशन में जो रहेगा उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब तक ये मॉलिक्यूल्स आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर सकते हैं और इंटरलॉकिंग को टूटने नहीं देते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक ये आपके ऊपर फोर्स लगाकर फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करके आपके फोर्स का विरोध कर सकते हैं। उसके बाद विरोध नहीं कर सकेंगे और ये इंटरलॉकिंग टूट जाएगी और ये डब्बा मोशन कंडीशन में आ जाएगा और इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन पैदा होने लग जाएगी।
तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जहां तक डब्बा रेस्ट कंडीशन में रहेगा उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कभी 10 था, कभी 20 था, कभी 30 था, अपने आप को एडजस्ट करते करते इसने 100 न्यूटन तक अपने आप को एडजस्ट किया। 100 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाया और 100 न्यूटन इसने अपोजिट आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाकर इस डब्बे को बैलेंस बनाए रखा। अब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स जो अपोजिट फोर्स लग रहे थे, ये जो मॉलिक्यूल्स अपोजिट फोर्स लगा रहे थे, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे थे, वो 100 न्यूटन था। आपने भी 100 न्यूटन लगाया, बट आप अपना फोर्स अब 150-200 न्यूटन बढ़ा सकते हो। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है वो जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं या कर सकते हैं वो एक मैक्सिमम लिमिट तक कर सकते हैं। वो जो मैक्सिमम लिमिट तक ये प्रोड्यूस कर सकते हैं वही वाला फोर्स कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, जिसे मैं एफ एल कह देता हूँ, वो एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। ये लो भाई, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम म्यू एस या म्यू लिख देता हूँ। कई किताबों में म्यू एस है, कई किताबों में म्यू है। एस लिखो तो एस लिख दो, ये आ जाएगा, साथ में एन। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक बोलो या फ्रिक्शन ही लिख देता हूँ, तो फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं घर्षण गुणांक। कई किताबों में यहाँ पे के मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी। ठीक है, अदरवाइज आपको म्यू भी मिले तो डरना नहीं है। घर्षण गुणांक तो आएगा। स्टैटिक कंडीशन में हो, यानी आप स्टेशनरी कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो आपके पास जो भी कोएफिशिएंट आता है, जो भी गुणांक आता है, वो स्टैटिक घर्षण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि आप मोशन कर रहे हो, दो सरफेस के बीच में यदि मोशन हो रही है और उस स्थिति के अंदर जो घर्षण बल पैदा हो रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और उस कंडीशन के अंदर जो घर्षण गुणांक होगा उसे हम गतिक घर्षण गुणांक कहेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो दोनों के सरफेस है जो कांटेक्ट में है, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉकिंग करके बंध जाते हैं। जब आप इस डब्बे को हिलाने की कोशिश करते हैं तो डब्बा शुरुआत में नहीं हिलता है, क्योंकि आपने जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपोजिट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक लिमिट तक फोर्स लगा सकते हैं या एक लिमिट तक इस डब्बे को यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं अपना फोर्स लगाकर। उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जो मैक्सिमम लिमिट तक ये जो लगा सकते हैं, जब तक डब्बा हिलेगा नहीं, यानी मैक्सिमम लिमिट तक जो ये फ्रिक्शन फोर्स पैदा कर सकते हैं उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है जो कि नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट आता है जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कहानी है इसकी, यानी ये सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, करता जाएगा। एक कंडीशन के बाद में इंटरलॉकिंग टूटना चालू हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स केवल उतना ही फोर्स मैक्सिमम तौर पर पैदा करके आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका विरोध कर सकते थे या उस डब्बे को रेस्ट कंडीशन में रख सकते थे, उतना ही फोर्स लगाकर। उसके बाद में मैक्सिमम फोर्स के बाद में वो एक्स्ट्रा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और अब इंटरलॉकिंग टूटना चालू हो जाएगी और दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाएंगे, यानी रिलेटिव मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरी बात समझे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में जो भी आपका डब्बा है वो हिलना चालू हो जाएगा, रिलेटिव मोशन में आ जाएगा या मोशन में आ जाएगा। सिंपल सा समझ लो, मोशन में आ जाएगा। और जब मोशन में आता है ना, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करेगा, डब्बे को रोके रखने की कोशिश करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो कुछ नहीं कर सकता और आप बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर सकते हो। इस वजह से डब्बा अब मोशन में आ जाएगा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा और अब जो नया फ्रिक्शन पैदा होगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात करेंगे हम, ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। पूरा ढंग से स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं।
ठीक है, हो गया भाई, ये लो। चलो और नई चीज़ें भी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो फ्रिक्शन को समझना, ठीक है। चलिए, कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसे हम FL बोलते हैं, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण। उसका फॉर्मूला होता है μSN, ठीक है। आप म्यू लिखना चाहो म्यू लिख दो, μSN लिखना चाहो μSN लिख दो। मैंने यहाँ पर इसकी पूरी बात आपको समझा दी है। थोड़ी आगे बात करते हो इसके अलावा। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, ये क्या चाहता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इंटरलॉकिंग को टूटने देना नहीं चाहता। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, इंटरलॉकिंग को नहीं टूटने देना चाहता, इंटरलॉकिंग को टूटने नहीं देना चाहता। यानी यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन में आने की कोशिश कर रहा है या दो डब्बे एक साथ पड़े हुए हैं, तो वो इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। ये कब पैदा होता है, इट प्रेजेंट या इट एक्टिंग, ऐसे लिख देता हूँ, इट एक्टिंग या इट एक्स लिख देता हूँ, इट एक्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, तो केवल उस कंडीशन में ही स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बात करें, आगे बढ़े, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना भाई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया भाई, ये सेल्फ एडजस्टिंग है तो इसका खुद का कोई एक खास फॉर्मूला नहीं है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू का खास फॉर्मूला है जो ये है, ठीक है। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये तब पैदा होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों जो दो सरफेस है वो कभी भी आपस में, यानी एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है, एक जो नीचे वाला सरफेस है, ऐसे समझ लो, तो दो सरफेस होगा ना, दोनों सरफेस के बीच में कभी भी मोशन नहीं होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग रहता है और ये कोशिश करता है कि इंटरलॉकिंग ना टूटे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी पैदा ना हो, रिलेटिव वेलोसिटी पैदा ना हो, ये सोचता है। तो ध्यान से देखो, और कोशिश भी ऐसे रहती है इसकी, ठीक है। तो मैं एक ऐसा एक वो बना लेता हूँ जो आपकी किताबों में ज़्यादातर दिया हुआ मिलेगा। ये लो, ये बेल्ट है, एक बेल्ट है, यहाँ पर एक डब्बा है, यहाँ पर एक डब्बा है। अब देखो ये बेल्ट आगे की ओर जा रही है, मैं इधर बनाता हूँ, इधर ये बेल्ट आगे की ओर जा रही है वी वेलोसिटी से, ये बेल्ट आगे की ओर जा रही है वी वेलोसिटी से, ये बेल्ट आगे जा रही है, डब्बा इस पर रखा हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेल्ट जा रही है, इसके ऊपर डब्बा रखा हुआ। अब बताओ, क्या बेल्ट नीचे से निकल जाएगी, डब्बा पीछे आ जाएगा? क्या बेल्ट के साथ डब्बा साथ साथ जाएगा? ये है यहाँ पर कहानी। क्या बेल्ट से डब्बा फिसल कर पीछे की ओर आ जाएगा और बेल्ट जो आगे निकल जाएगी, या फिर ये जो बेल्ट है जैसे जैसे जाएगी डब्बा भी वैसे वैसे जाएगा? ये है मेन कहानी। देखो यहाँ पर हम बात करें कि नहीं, डब्बा भी इसके साथ 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 जा रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, सबसे पहले ये जो कांटेक्ट में ना, उस पॉइंट को देखो जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट में आते हैं। तो माना कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, या ऐसे समझ लो, जिन बच्चों को पूरी बात नहीं पता, ये इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो रखे हैं, ये लो। क्या इन दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन आया? क्या ये दोनों पॉइंट, ऐसे बनाता हूं, देखो मैं ऐसे, ये देखो, ये ऐसे ले लेता हूं मैं, ऐसे दिख रहा होगा आपको। क्या ये पॉइंट ऐसे किसके या ऐसे टच है? मान लो ये आपका ब्लॉक है, ये आपका नीचे वाला सरफेस है, बेल्ट है, और बेल्ट जा रही है, तो क्या डब्बा पीछे की ओर किसका? क्या ये दोनों पॉइंट आगे पीछे हुए? क्या ये डब्बा आगे की ओर फिसला? जो कि चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि बेल्ट आगे खिसक रही है, और मैंने कहा है
कि भाई डब्बा भी उसके ऊपर जा रहा है तो डब्बा और बेल्ट दोनों ऐसे जाएंगे, डब्बा और बेल्ट दोनों ऐसे जाएंगे। और ये पॉइंट देखो, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों पॉइंटों के बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट अभी स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, हम हमारे रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये डब्बा चलता हुआ दिखेगा, हम सोचेंगे यार ये तो रेस्ट पे है नहीं, यहाँ पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। गलत बात। फ्रिक्शन हम क्या सोच रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट पे हैं, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे पर कांटेक्ट में है, क्या उन पॉइंट्सों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है या नहीं। यदि जिस पॉइंट पर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उस पॉइंट यानी उन पॉइंटों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। यदि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन में है, तो 100% स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये बेल्ट जा रहा है, डब्बा जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। यदि ये दो पॉइंट जो आपस में कांटेक्ट में थे, क्या ये हिले? नहीं, डब्बा आगे गया, बेल्ट आगे गए, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से गए, तो ये डब्बा जब आगे खिसका तो ये पॉइंट भी खिसक गए आपस में, फिर ये पॉइंट आगे खिसक गए, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं आई, ऐसे कोई मोशन नहीं है दोनों के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और भी मैं ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मैंने कहा अपने वर्ड्स में कि इंटरलॉकिंग नहीं टूटनी चाहिए, तो यहाँ से ऐसे समझ लो, क्या दोनों सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग, ये जो दोनों पॉइंट है वो कांटेक्ट में थे, क्या टूटे? नहीं, ऐसे गए, इंटरलॉकिंग तो सेम है, इंटरलॉकिंग तो वैसे की वैसे है। इंटरलॉकिंग तब टूटते जब ये ऐसे होते हैं, ऐसे मोशन करते तो इंटरलॉकिंग टूटना चालू हो जाती, लेकिन ऐसे मोशन हो ही नहीं रही, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों पॉइंट्स अपनी जगह पर है, इंटरलॉकिंग जो ऐसे बना हुआ है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, दोनों पॉइंट्स जा रहे हैं, तो ये भी ऐसे ऐसे जा रहा है, ये टूटा नहीं है। टूटा तब जब एक पीछे की ओर आने की कोशिश करता है, एक आगे की ओर आने की कोशिश करता है, तो ऐसे टूट जाता है, जैसे रस्सी टूटती है, भैंस खूंटा तोड़वा के भागती है, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे, ठीक है, जंजीर टूटती है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा? मेन चीज है डायरेक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन कैसे होगा? तो देखो, डायरेक्शन की बात करते हैं। यदि इंटरलॉकिंग नहीं टूटनी चाहिए, इंटरलॉकिंग नहीं टूटनी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ जो सरफेस मोशन में होगा, जो सरफेस मोशन में होगा वो मोशन करवाएगा, मोशन करवाएगा, और जो रुका हुआ होगा वो रोकने की कोशिश करेगा। वो रोकने की कोशिश करेगा। रुका हुआ ये चाहता है कि मैं रुका हुआ हूं, तू क्यों भाग रहा है, तू रुक, हमें इंटरलॉकिंग नहीं टूटने देनी है, तो वो भागते हुए आदमी को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, भागते हुए आदमी को रोकने की कोशिश करेगा। और जो रुका हुआ है वो ये कहेगा कि मैं भाग रहा हूं भाई, तू भी आ, जल्दी आ, दोनों हाथ पकड़ के भागेंगे। तो वो क्या करेगा, जो रुका हुआ सरफेस है उसे अपनी साइड भगाने की कोशिश करेगा, सेम वेलोसिटी से भगाने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना आए। जो भाग रहा है वो तो हाथ पकड़ के भागने की कोशिश करेगा कि ले चल भाई, ले चल, जल्दी चल, जल्दी चल, ठीक है, हाथ नहीं छूटने देना है, हमारा हाथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो वो धीरे रुके हुए को तेज भगाने की कोशिश करेगा, और जो भागता हुआ आदमी है वो कहेगा अरे हाथ छूट जाएगा, तू धीरे भाग, हाथ छूट जाएगा, तू धीरे भाग, अपने वेलोसिटी को कम कर, अपने वे को कम कर। तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, यानी जो रुका हुआ है वो तेज चलते हुए को रोकने की कोशिश करेगा, और जो चल रहा है वो रुके हुए को तेज भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बेल्ट चल रही है, यहाँ पे डब्बा नहीं चल रहा, बेल्ट चल रही है, जो व्हील्स है, ये जो पहिए हैं उनमें घूम रही है बेल्ट। तो जो बेल्ट जब आगे की ओर चलेगी तो बेल्ट बोलेगी इस डब्बे को भाई जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, तो वो उसे पकड़कर खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो डब्बे के ऊपर जो फोर्स लगाएगी बेल्ट, फ्रिक्शन फोर्स, वो आगे की तरफ लगेगा। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात हो गई, फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोजिट लगता है वेग के, अपोजिट लगता है मोशन के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से ही आपका डायरेक्शन फिक्स होगा। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मोशन नहीं होने देनी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में बांध के रखना है। तो बांधने के लिए जरूरी है कि जब ये बेल्ट चले तो ये डब्बा भी चले, और डब्बा चलाएगा कौन, डब्बे को खींचेगा कौन चलाने के लिए, आप तो धक्का नहीं दे रहे हो, तो डब्बे को चलाने का काम बेल्ट करेगी, और बेल्ट जब डब्बे को खींचने की कोशिश करेगी तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा। ठीक है, डब्बा क्या करेगा, डब्बा बेल्ट को कहेगा अरे तू कहाँ भाग रही है, तू धीरे चल, मैं फिसल रहा हूँ, तू धीरे चल, मेरे बराबर आ, तू मेरे बराबर आ। तो वो क्या करेगी, ये जो डब्बा है इस बेल्ट को रोकने की कोशिश करेगा, और ये डब्बा इस बेल्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अब हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में बात की जाती है कि डब्बे पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या बेल्ट पे लग रहा है, तो आप खुद थोड़ा सा पता कर सकते हैं कैसे लगेगा। अदरवाइज आपने यदि एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में ढंग से सुना है, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन की और आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में एकदम सब कुछ क्लियरली पता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस फ्रिक्शन फोर्स का यदि ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और रिएक्शन फोर्स अपोजिट लगता है तो अपोजिट लग गया इस पे। बेल्ट ने लगाया डब्बे पे एफएस, डब्बे ने बेल्ट पे लगाया एफएस। ठीक है, ये तुम्हारे स्टैटिक फ्रिक्शन का एक वो आ गया है, डायरेक्शन मेजर करना ऐसे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत है, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, चलिए। मान लो ये डब्बा है, मैं यहाँ पे स्मूथ सरफेस ले लेता हूँ फिलहाल, यहाँ इन सरफेस के बीच में तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ सरफेस है स्मूथ, इसके ऊपर मैंने एक डब्बा और लगा दिया ऐसे। अब देखो ध्यान से देखना, यदि मैं इस डब्बे के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, इस डब्बे को धक्का देने की कोशिश करूं तो डब्बा भागने की कोशिश करेगा, और जब ये डब्बा भागने की कोशिश करेगा तो ये जो डब्बा है, ये ऊपर वाला डब्बा है, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, तो डब्बा नंबर 2 जब आगे की ओर चलने की कोशिश करेगा तो डब्बा नंबर 1 को भी क्या करेगा कि ले चल मेरे साथ चल, क्योंकि इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है तो इसका तो चलना मजबूरी है। लेकिन डब्बा 2 और डब्बा 1 आपस में कनेक्टेड सरफेस के साथ ऐसे जुड़े हुए, दोनों के सरफेस ऐसे कनेक्टेड है, तो जब डब्बा 2 भागने की कोशिश करेगा तो डब्बा 1 को भी क्या करेगा, हाथ पकड़ के भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यदि इसे इन दो पॉइंट्स जहां पर ये कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां रिलेटिव मोशन नहीं लानी है तो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ऊपर वाले डब्बे को भगाने की कोशिश करेगा, भगाएगा किधर, अपने साथ साथ, और जब भगाने की कोशिश करेगा तो सेकंड वाला डब्बा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पहले वाले डब्बे पर, जो कि आगे की ओर होगा, और पहले वाला डब्बा इस सेकंड वाले फोर्स को कहेगा कि तू किस दूसरे की बहकावे में आ रहा है भाई, अगर इस दूसरे की बातों में आ रहा है, तू इस एक्सटर्नल फोर्स की बातों में आकर भागने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम दोनों के बीच की बातें हैं, ये तो हम दोनों के बीच के व्यवहार को तुड़वा रहा है, फुट डलवा रहा है ये तो, लेकिन तू भागे मत भाई, तू रुक। तो ये ऊपर वाला डब्बा इस नीचे वाले डब्बे को रोकने की कोशिश करेगा, और ये ऊपर वाला डब्बा नीचे वाले डब्बे पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएगा, यानी इस सरफेस पर यहाँ पर ऐसे समझ लो फ्रिक्शन फोर्स एफएस लगेगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब देखो एक केस और लेते हैं, ये स्मूथ सरफेस है, यदि यहां पर एक डब्बा है 2 और यहां पर डब्बा है 1, और आपने अब की बार एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर, तो ये दूसरा वाला डब्बा कहेगा कि भाई तू कैसे भाग रहा है, तो देखो हम सोचेंगे कि 2 इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले ध्यान से समझ लो। तो जब ये डब्बा भागने की कोशिश करेगा, जब आप ऊपर वाले डब्बे को धक्का देते हो तो नीचे वाला डब्बा भी कह सकता है, आप ऐसे समझ लो, जब आप 2 डब्बों को एक साथ रखते हो, ऊपर वाले डब्बे को खिसकाने की कोशिश करते हो तो नीचे वाला डब्बा भी थोड़ा सा कह सकता है, यानी ऊपर वाले डब्बे पे फोर्स लगाने से नीचे वाले डब्बे में भी मोशन आने चालू हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग फोर्स लगा हुआ है, ऐसे इंटरलॉकिंग जुड़ा हुआ है, ऐसा होता है ना जोड़े के अंदर दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़ के चलते हैं वैसे। तो जब आप इस पहले वाले डब्बे के ऊपर फोर्स लगाते हो, इसे मोशन में लाने की कोशिश करते हो, तो पहले वाला डब्बा सेकंड वाले को भी अपने साथ ले चलने की कोशिश करता है, और इसलिए पहले वाला डब्बा सेकंड वाले डब्बे पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता है आगे की तरफ। लेकिन सेकंड वाला फिर वही कहता है कि यार तू मेरे ऊपर है और इस बाहरी आदमी के बहकावे में आके हिलने की कोशिश कर रहा है, नहीं तू चले मत, तू रुक, क्योंकि हम दोनों साथी है, हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना मुझे जग सुनना लगता है। तो वो इस फर्स्ट डब्बे को रोकने की कोशिश करेगा, सेकंड वाला डब्बा फर्स्ट वाले डब्बे को रोकने की कोशिश करेगा, और फर्स्ट वाले डब्बे पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। अब
यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले डब्बे पे आगे लग रहा था, यहाँ फर्स्ट वाले डब्बे पे पीछे लग रहा है। ये सब डिपेंड करता है इस एक्सटर्नल फोर्स पे कि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है और कंडीशन क्या पैदा हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है और कंडीशन क्या पैदा हो रही है। ये स्टैटिक फ्रिक्शंस के डायरेक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शंस के डायरेक्शन ऐसे बताने पड़ते हैं, ठीक है। मैं बात चेक कर लेता हूँ वीडियो आपका चालू हालत में नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो बनाते बनाते वीडियो एकदम से रुक जाता है, या फिर कोई मिस्ड कॉल वगैरह आ जाते हैं, या फिर स्पेस फुल हो जाता है फ़ोन में। आपको पता है सभी क्लासों के वीडियो बनाते बनाते तक इतना ही फ़ोन है 64 GB फटाक से भरता है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक। चलो भाई वीडियो चल रहा है तो आगे की बात करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब थोड़ी सी बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण। गतिक घर्षण ये तब पैदा होता है जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती है। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है ना उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने लग जाती है, तब ये पैदा होता है। जब तक जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन यदि एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स तक था, उसके बाद में आपने लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब ये इंटरलॉकिंग यहाँ पर होल्ड नहीं हो पाई और इंटरलॉकिंग टूट गई। एक बार इंटरलॉकिंग टूटी और दोनों सरफेस रिलेटिव मोशन में आ जाएंगे, स्लिप होने लग जाएंगे, और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन आएगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट occurs when relative motion between two surface happens। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस हैपन्स। ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। वही बात करिए कांटेक्ट वाले सरफेस, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। क्लास लंबी हो गई, 45-50 मिनट की क्लास हो गई और अभी 2 क्लास में पूरा करना है, तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हो, वैसे भी एक क्रैश कोर्स है तो आपको सबको पता है कि एकदम से 11th क्लास में होते हैं तो पूरा बताया जाता है कि कब ये टच है नहीं है। हमको पता है फ्रिक्शन फोर्स तभी होता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं। सरफेस में जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन बता देता हूँ। दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला होता है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, नहीं, ये कोई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है। इसका तो हाथों हाथ वैल्यू निकल कर आती है। इस जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है उसकी तरह ही अपने आप को धीरे 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 बैलेंस बनाते बनाते मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं लेके जाता है। इसका तो जिस समय जो लगता है वही फ्रिक्शन वैल्यू आ जाती है, और वही फ्रिक्शन की यदि वैल्यू है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, एंड हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के एल। अब ये आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। शादियों का सीजन है, आपको भी म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स है, ये गतिक घर्षण गुणांक है। अब ये क्या करता है देखा जाए तो ये भी अपोज टू दी रिलेटिव मोशन, ऐसे लिख देता हूँ, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करता है। तो जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है ऐसे, ये जो आवाज़ आ रही है ना तुम्हें, ये एक तरीके से फ्रिक्शन की वजह से ये है, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन हुई ऐसे, तो ये इन दोनों सरफेस के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्शन कैसे पता करें, तो देख लीजिए, आपके पास एक डब्बा है, ये एक और डब्बा है। चूंकि रिलेटिव मोशन है
तो इन दोनों डब्बों की अलग अलग वेलोसिटी होगी। मान लो ये डब्बा 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये डब्बा 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मैंने नीचे वाले सरफेस के लिए भी कुछ नहीं लिया है, ठीक है। इन दोनों सरफेस की बात करता हूँ कॉन्टेक्ट में। इसको मैंने स्मूथ माना है, नीचे वाले को मैंने क्या माना है, स्मूथ। यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये डब्बा इस पर लगाएगा, ये डब्बा इस पर लगाएगा, एक्सेंट्रेशन फोर्स। ध्यान से देखना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरह से इसके ऊपर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो तेज है, तेज को ऐसे लिख देता हूं, तेज को धीमा करो और धीमे को तेज करो। तेज को धीमा करो, धीमे को तेज करो, यही तुम्हारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन का मूल मंत्र है। इसके हिसाब से आप काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यदि ये तेज है तो इसको धीरे करो, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये धीरे है तो इसे तेज करो, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सेकंड वाला डब्बा फर्स्ट वाले डब्बे पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लगाएगा और पीछे ये वाला जो डब्बा है वो दूसरे वाले डब्बे पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगा, ठीक है। ये तेज भाग रहा है तो छोटा वाला डब्बा इसे रोकने की कोशिश करेगा और बड़ा वाला डब्बा इस छोटे वाले डब्बे को आगे की ओर खिसकाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मैं ये सब बोलता हूँ तो आप स्टैटिक और काइनेटिक में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखो वहाँ पर इंटरलॉकिंग टूटने की कोशिश में नहीं होती। वो इंटरलॉकिंग को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप समझ लेना कि इंटरलॉकिंग को कैसे बचा के रखना है। और इस केस में ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो उसका अपोज करना है, यानी जो तेज भाग रहा है उसको धीरे कर देना है और जो धीरे चल रहा है उसे तेज कर देना है, बैलेंस बना के, ठीक है। तेज भागने वाले को धीरे कर देना है, धीरे भागने वाले को तेज कर देना है, ताकि रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। एक तरीके से बिहेव तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। चलो एक और डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। फिर एक दो सवाल देख लेंगे फटाफट। चलिए भाई, यदि मैं आपको ऐसे कहूँ कि ये मेरे पास डब्बा है अब की बार और यहाँ पर एक और डब्बा है और अब की बार ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये डब्बा 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो किस तरीके से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा? तो जो तेज भाग रहा है डब्बा उसे धीरे कर दो, यानी ये वाला डब्बा इस वाले डब्बे पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगा। इसके एवज में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने के बाद रिएक्शन फॉर्म में ये वाला डब्बा आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। इसलिए हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 10 वाले की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, 20 वाले की स्पीड धीरे करने की कोशिश की जा रही है। एक्शन रिएक्शन समझ लो, अदरवाइज ऐसे समझ लो, कैसे समझ लो आपकी कहानी है, आपके हाथ में है, ठीक है। यदि आप एक चीज़ याद रखना चाहते हो कि धीरे तेज वाले को धीरे कर दो, तो धीरे करने के लिए मैंने इस वाले डब्बे ने धीरे करने की कोशिश की, इस वाले डब्बे को जो तेज भाग रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा दिया। इस वाले डब्बे पर जब काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा तो ये वाला डब्बा अपोजिट फोर्स लगाएगा जो कि रिएक्शन फोर्स होगा और वो आगे की ओर लग जाएगा। इसलिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि धीरे वाले को तेज करने की कोशिश की जा रही है। ये वाला डब्बा इसे धीरे करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला डब्बा इसे तेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म होने की टेंडेंसी हो। खत्म होने की कोशिश हो रही है, खत्म नहीं हो रहा वो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इस तरीके से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ, इसके बाद में हम पढ़ने वाले 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम पढ़ने वाले ग्राफ, हम पढ़ने वाले 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम सारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी भी होगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। आज की क्लास टोटली बेसिक के ऊपर है, मैं करवा सकता हूँ लेकिन टाइम कम है और आज शादी सीजन है, मुझे भी कहीं ना कहीं शादी में जाना आपको पता है, इसलिए आज की क्लास इतनी ही। क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आप स्टैटिक काइनेटिक के बीच का डिफरेंस समझिए, साथ ही साथ उनके डायरेक्शन समझिए, ठीक है। उसके बाद में हम कल बात करेंगे एक तो ग्राफ और सबसे बड़ी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो, क्योंकि 1-2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बची है फ्रिक्शन की और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, एक घर्षण कोण बचा है, मतलब 1-2 और अच्छी चीज़ें से बची है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उसे शामिल कर लेंगे। 2 ब्लॉक सिस्टम और 3 ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम साथ में ले आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी होने वाली है, ठीक है। आज्ञा दीजिए। यदि आपको मज़ा आया तो शेयर मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।